हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये अपडेट होगा। दोस्तों इसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर इन योर मेन एग्जामिनेशन। साथियों मैं इसी प्रोग्राम को आगे लेकर के चल रहा हूं और आज उसी का ये तीसरा खंड है, मीन्स कि ये पार्ट थर्ड आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं और ये है इंडियन एविडेंस एक्ट का। और दोस्तों इसमें मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित ये नाम सर्च करेंगे, वहाँ पे एक ग्रुप मिल जाएगा और आप उस ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट थर्ड है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने इसके करा दिए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, जिसमें कि मैंने फुल लेंथ आंसर को वहाँ पे ड्राफ्ट करके आपको दिया है। साथ ही साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इंडियन पिनल कोड के भी 5 पार्ट करवा दिए हैं, साथ ही साथ मैंने सीआरपीसी के भी पार्ट्स को करवा दिए हैं। दोस्तों मैं बाइलिंगुअल कराया हूँ, हिंदी में भी कराया हूँ और इंग्लिश में भी कराया हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही थी साथियों हिंदी की, इसीलिए मैं अभी हिंदी में आंसर लेकर के आ रहा हूँ और मैं जो डिमांड आएगी अगर इंग्लिश की तो मैं इंग्लिश में भी आपके लिए आंसर फ्रेम करके लेके आऊँगा। साथियों देखिए ये यूपीएससी का फॉर्मेट है और यही यूपीएससी के फॉर्मेट पे ही हमको क्या होता है, हमारे एग्जामिनेशन में कॉपी दिया जाता है और उसी दिए हुए कॉपी पे हमको क्या होता है, अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। साथियों काफ़ी वीडियो मैंने बनाया है जो कि मेन एक पर्पज़ से होगा, तो इस सारी फॉर्मेट्स को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है कि आपको कितने मार्क्स में, कितने वर्ड लिमिट्स में, कितने पेजेस पे आपको अपने आंसर लिखने हैं। दोस्तों उस पर टाइम ना खराब करते हुए मैं देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होते हैं वे किन परिस्थितियों में सुसंगत हो जाते हैं। मीन्स की कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे कहीं सुसंगत नहीं होते हैं तो वो किन परिस्थितियों के अंतर्गत आकर के सुसंगत हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन को साथियों इंग्लिश में देखिए, What are the circumstances in which fact not otherwise relevant become relevant। वो कौन से सिचुएशन होते हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो कौन से फैक्ट होते हैं अगर वो रेलिवेंट न होते हुए भी वो वहाँ पे आकर के रेलिवेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से पहला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे दूसरे लैंग्वेजेस में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है और मैंने लगाया है, कह रहा है तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हैं। मीन्स कि जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, इसकी सुसंगतता से आप क्या समझते हैं, इसकी रेलिवेंसी से आप क्या समझते हैं। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं। कह रहा है जो सुसंगत नहीं है कब, वो किस कंडीशन में सुसंगत हो जाते हैं। तो साथियों क्वेश्चन मीन्स कि एक ही रहेगा, उसका पूछने का जो नजरिया रहेगा, जो उसका पूछने का तरीका रहेगा वो सिर्फ डिफरेंस रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। इसी क्वेश्चन को अब इंग्लिश में आप लोग देखिए, कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेलेवेंसी। पहले तो आपको रेलेवेंसी के टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे पूरा डिटेल में एनालिसिस करना होगा कि हाँ रेलेवेंसी क्या होता है, किस सेक्शन से लेकर के स्पेसिफिकली किस सेक्शन के बीच में इस रेलेवेंसी को डिफाइन किया गया है। When fact not otherwise relevant become irrelevant। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपने मेन आंसर को फ्रेम करना है। साथियों मेरा मानना ये है कि जब आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है, मीन्स कि क्वेश्चन के फॉर्म में जब क्वेश्चन बुक आपके पास आता है तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद आप ऑब्जर्व करिए कि हाँ इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, किस पे जब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है उस क्वेश्चन को आप उसमें से चूज़ करिए और चूज़ करने के बाद जिस क्वेश्चन को आप जा रहे हैं सॉल्व करने उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन 2 बार में पढ़िए, 2 बार में नहीं समझ में आ रहा है 3 बार में पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने आंसर को फ्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही होता है जो कहेगा। मेन एग्जामिनेशन में ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, जो क्वेश्चन कहेगा वही हम करेंगे, जो कहता है बस उतना ही करेंगे, उसके सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद से आप अपने दिमाग में एक मोटा मोटा एक आंसर फ्रेम कर लेंगे कि हाँ इस पॉइंट को हमको अपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे इस पॉइंट को हमको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, इस पॉइंट को, इस केस लॉ को हमें यहाँ पे डालना है। जैसे एक सिनॉप्सिस होता है वैसे ही सिनॉप्सिस टाइप का आप अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, ठीक। और उसी के बाद आप क्या करेंगे, अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। ये एक करेक्ट स्ट्रेटजी होता है और मैं स्ट्रेटजी आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। देखिए अभी इस आंसर को कैसे लिखा गया है, लिखा गया है अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में सुसंगत
होते हैं। अब कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बताया गया और उसी प्ली ऑफ एलिबी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कह रहा है यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है, मीन्स कि कोई विवादक तथ्य है या कोई सुसंगत तथ्य है, कोई रेलिवेंट फैक्ट है, उससे किसी भी प्रकार से डेरोगेट कर रहा है, मीन्स कि असंगत है तब। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि वे ऐसे तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अंधिसंभाव्य बना देते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, यहाँ पे सुसंगत होगा कि नहीं होगा, उसी के बारे में हमको बात करना है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे मैंने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, उदाहरण ले लेते हैं। प्रश्न यह है कि क्या अ ने अमुक दिन बंबई में अपराध किया। ये क्वेश्चन है कि क्या अ जो है, अ नामक जो व्यक्ति है वो क्या किसी विशेष दिन मुंबई में किसी का मीन्स कि किसी प्रकार का अपराध किया। यह तथ्य है कि अ उस दिन प्रयागराज में था। जाहिर सी बात है कि प्रयागराज से और मुंबई की दूरी काफ़ी दूरी है, मीन्स कि अगर बाय ट्रेन जाया जाए तो वहाँ पे जाने के लिए हमें 24 घंटा से ज़्यादा लगेगा। तो क्या ये बात यहाँ पे रेलिवेंट हो जाती है कि और उसी सेम डे अपने कॉलेज में भी था, प्रयागराज में अपने किसी कॉलेज में था और जा करके सेम डे ही किसी का मर्डर करके चला है, क्या ये पॉसिबल है, में था, सुसंगत है, क्या इस बात को रेलिवेंट माना जा सकता है। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय वह उस स्थान से इतनी दूरी पर था कि अ द्वारा अपराध किया जाना संभव नहीं था। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। उदाहरण के तौर पे अगर आप इस तरह से देखिए, जब यूपी पीसीएस आप मेन एग्जामिनेशन फ्रेम करते हैं साथियों, तो उसमें आप एग्जाम्पल दे करके भी आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं और अपने आंसर को समझा सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। लोग सोचते हैं कि यार मैं आंसर फ्रेम करूँ तो क्या क्या फ्रेम करूँ, तो यही सारी बातों आपको अपने आंसर में फ्रेम करना होता है। अगर इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो आपका एक आंसर जो होगा वो रेलिवेंट आंसर माना जाएगा और वो निखर करके आएगा। और जब वो आंसर एग्जामिनर के पास जाएगा, जब वो आपकी कॉपी को ऑब्जर्व करेगा तो देखेगा, समझेगा कि हाँ बच्चे के द्वारा क्या किया गया, पढ़ा गया है और पढ़ने के बाद क्या किया जा रहा है, हमको समझाया जा रहा है। मीन्स कि जितना अच्छे से अच्छा आप लिख करके अपने आंसर को एग्जामिनर को समझा देंगे, उतना अच्छा से अच्छा मार्क्स वो आपको क्या करेगा, आपके नंबर को असाइन करेगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। धारा 11 दो खंडों को निर्धारित करती हैं या उन दो परिस्थितियों को बताती हैं जिनमें असंगत तथ्य भी सुसंगत होते हैं। अब कौन कौन से तथ्य के बारे में बताया जा रहा है, पहला यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने पॉइंट डाला है, जो मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, वही पॉइंट आपको डालना है, बिल्कुल नहीं। आपको अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेजेस में, अपने जितना सिंपल से सिंपल वर्ड में आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं, उतना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप अपने आंसर को फ्रेम करिएगा। ये नहीं भागिएगा कि मैं जो वर्ड लिखा हूँ वही वर्ड आप भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन यहाँ पे कोट किया जा रहा है, जो केस लॉ कोट किया जा रहा है, वो केस लॉ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, वो सेक्शन आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब मैं सेक्शन 11 के बारे में पढ़ रहा हूं तो आप सेक्शन 6 तो आप लिखेंगे नहीं, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम करिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत तथ्य, मीन्स की इररिलेवेंट फैक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। प्रथम नियम के बारे में देखिए, नियम क्या कहता है। प्रथम नियम यह है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, जो कहीं पे भी रेलिवेंट नहीं है, जो मीन्स की अन्यथा मीन्स की किसी भी जगह में सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 में अगर कहीं पे भी वो क्या है, वो इररिलेवेंट है, वो सुसंगत नहीं है। सुसंगत हो जाएंगे यदि वे विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य से असंगत हों। ठीक, एक तथ्य का दूसरे तथ्य से असंगत होना तब कहा जाता है जब वे दोनों तथ्य साथ साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अमुक व्यक्ति के द्वारा प्रयागराज में है और वो जाकर के क्या उसी सेम डे मुंबई में क्या किसी का मर्डर किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंबई से और प्रयागराज की दूरी 24 आवर्स की है और सेम डे में ये इस प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया जा सकता है। अर्थात अब आगे देखिए, अर्थात एक तथ्य का अस्तित्व साबित हो जाता है तो दूसरे का न साबित मान लिया जाता है। अगर एक फैक्ट जो होता है साबित हो जाता है, दूसरे फैक्ट को क्या माना जाता है, न साबित। अगर एक फैक्ट साबित हो गया कि हाँ उस दिन वो क्या था, जो अ नामक व्यक्ति था वो प्रयागराज में था और उसके द्वारा किसी का मर्डर नहीं किया गया, अगर प्रयागराज में अगर वो अपने कॉलेज में सुबह में अटेंडेंस दिया और शाम को उस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, तो यहाँ पे अटेंडेंस शीट देख लिया जाएगा उसके कॉलेज का कि हाँ ये अपने कॉलेज में था या अपने ऑफिस में था या कहाँ पे भी था। अगर उसका देख लिया जाएगा, उसके CCTV फुटेज को देख लिया जाएगा, तो ये एक बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ उसका मर्डर बम्बई में जाकर इनके द्वारा नहीं किया गया है। वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर एक फैक्ट सिद्ध हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो दूसरे चीज को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप सिद्ध मान लिया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सामान्य निम्नलिखित 5 प्रकार के मामलों में इसके तहत आते हैं। कौन कौन से मामले आते हैं? अन्यत्र उपस्थिति, जिसको हम लोग प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 11 के नाम से हम लोग जानते हैं। अन्यत्र उपस्थिति, प्ली ऑफ एलिबी, आरोपी का घटना स्थल से अन्यत्र स्थान पर होना, मीन्स कि जहाँ पे घटना हुआ था, जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ था, उस ऑफेंस के जगह पे उसको ना होना, वो किसी दूसरे जगह पे होना। सेकंड बातें कर रहा है, बच्चे को अवैध दिखाने के लिए पति का स्त्री पत्नी के पास जाने के अभाव के बारे में बता रहा है, जो कि हम लोग लेजिटिमेसी के बारे में बात करते हैं। आप लेजिटिमेसी जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे लेजिटिमेसी के बारे में बताया गया। थर्ड की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है कि वो मृत है उसके जीवित होने का साक्ष्य है, मीन्स कि ये एक बात बताया जा रहा है कि 7 साल तक उसको किसी के द्वारा देखा नहीं गया, तो ये क्या मान लिया जाता है? मीन्स कि 7 साल तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया है, मीन्स कि मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति क्या हो गया? मर गया है। ये कंक्लूजन प्रूफ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना, ये भी एक प्रकार का हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्वयं द्वारा अपने को शारीरिक क्षति पहुंचाना, ये भी हो जाता है। ठीक, मीन्स कि खुद से ही खुद को क्या किया मैंने? ऑफेंस, मीन्स कि अपने आप को ही कुछ क्षति पहुंचा दिया। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, अत्यंत अधिसंभाव्य अंधिसंभाव्य की बात करता है, मीन्स कि हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल के बारे में बात यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल होता क्या है। यह तथ्य, यह विवादक तथ्य से सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं पर प्रभाव डालता है। ये जो हाईली प्रोबेबल वर्ड है और जो हाईली इम्प्रोबेबल वर्ड है, ये दोनों पे प्रभाव डालता है। प्रभाव डालने का मतलब ये है कि ये नकारात्मक मीन्स कि निगेटिवली भी बात करता है और ये पॉजिटिवली भी बात करता है, मीन्स कि दोनों पे ये क्या करता है? अपना असर छोड़ता है। इसमें अत्यंत शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जिस सांपार्श्विक तथ्य को साबित करना अपेक्षित है, मीन्स कि जिस चीज को यहाँ पे साबित करने की आवश्यकता थी उसका संबंध विवादक मीन्स कि विधिक तथ्य से इतना निकटवर्ती होना चाहिए, मीन्स कि वो इतना पास होना चाहिए कि उससे साबित होने पर विवादक तथ्य का अस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य हो जाए, मीन्स कि वो इतना करीब होना चाहिए। जैसे कि प्रयागराज से बनारस के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति प्रयागराज में है, अगर वो जा करके बनारस में किसी भी व्यक्ति का अगर मर्डर कर देता है या कल्पेबल होमिसाइड कर देता है, तो ये माना जाएगा कि हाँ ये किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक की दूरी जो है 2 घंटे की 3 घंटे की दूरी है। ट्रेन से भी आदमी जा सकता है, कार से भी जा सकता है। लेकिन आपने जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था जो मुंबई वाला, कि प्रयागराज से जाकर के मुंबई में किसी भी व्यक्ति को मारना, ये संभव नहीं था। ये प्ली ऑफ एलिबी में आ सकता है। लेकिन ये जो बता रहा है, जो सेकंड कंडीशन बता रहा है, ये इसमें क्या होगा? यदि अंधिसंभाव्य, ये माना जा सकता है कि हाँ एक व्यक्ति के द्वारा सुबह में प्रयागराज में अटेंडेंस लगवाया गया और दोपहर में जाकर के किसी भी व्यक्ति का वहां पे मर्डर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। और साथियों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कितनी खूबसूरती से आपका आंसर यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बातें क्वेश्चन पूछा है उसी बातों को मैंने यहाँ पे आंसर में रखा है। अब नेक्स्ट आंसर के बारे में हम बात करते हैं साथियों। देखिए फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है? संस्वीकृति क्या है? सबसे तो पहले हमको बताना है जो कि संस्वीकृति होती है, जो कन्फेशन की बात हम लोग करते हैं, एडमिशन की बात करते हैं, कन्फेस करते हैं, हम कोई भी चीज़ कन्फेस करते हैं। अगर कन्फेशन की हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्टली, तो ये हमको कन्फेशन सेक्शन नंबर 24 से लेकर के सेक्शन नंबर 28 के बीच में हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। संस्वीकृति साक्ष्य में कब ग्राह्य होता है? मीन्स की कहने का तात्पर्य ये है कि जो संस्वीकृति होती है, जो कन्फेशन होती है, ये कब एडमिशेबल होती है? कहाँ पे? एविडेंस जब हम लोग लेते हैं तो कब और किस प्रकार से ये एडमिशेबल होती है, उसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए क्वेश्चन। What is confession? When confession is admissible in evidence? ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से पूछा गया। सेकंड तरीका क्या कर रहा है? सभी संस्वीकृतियां स्वीकृति होती हैं, मीन्स कि जितनी भी स्वीकृतियां होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं? स्वीकृति होती है। परंतु सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां नहीं होती हैं, मीन्स कि जितनी भी बात उसने कहा वो सभी की सभी कन्फेशन नहीं होती है। इसी को विवेचना करने के लिए क्वेश्चन एक है, पूछने का तरीका उसका अलग अलग है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को आप देखिए। एग्जाम्पल में मीन्स कि इसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ऑल कन्फेशन आर एडमिशन। जितने भी कन्फेशन होते हैं साथियों सभी के सभी एडमिशन होते हैं, बट ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशन। मीन्स कि जितने भी एडमिशन होते हैं वो कन्फेशन नहीं होते हैं। इसी के बारे में हमको कमेंट करके बताना है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए किस तरह से अलग तरीके से पूछ रहा है। कह रहा है स्वीकृति किसे कहते हैं? जो स्वीकृति होता है ये किसको कहते हैं? किन परिस्थितियों में कोई स्वीकृति
ग्राह्य या अग्राह्य होती है। ठीक कह रहा है। व्हाट इज द कन्फेशन, कन्फेशन क्या होता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज अ कन्फेशन एडमिसेबल और इनएडमिसेबल, किस परिस्थिति में, किस सर्कमस्टांसेस में किसी भी कन्फेशन को हम लोग एडमिसेबल करते हैं और इनएडमिसेबल करते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और किस किस रूपों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सारे फैक्ट को मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। अब साथियों है बारी आंसर को शो करने का कि किस प्रकार से आप आंसर को शो करेंगे। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को ध्यान से 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने माइंड में ही क्या करें, आंसर को फ्रेम करना स्टार्ट कर दें। जैसे एक एक वर्ड आप पढ़ते जा रहे हैं, एक एक वर्ड पे आप आंसर अपना फ्रेम करते जाएंगे। यही एक करेक्ट स्ट्रेटजी होता है मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। अब देखिए संस्वीकृति की परिभाषा के बारे में बताते हैं। संस्वीकृति अपराध की स्वीकृति या जुल्म का इकबाल होता है। मीन्स की संस्वीकृति क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है। आप सभी लोगों को द्वारा पता होगा कि कन्फेशन हम उसको कहते हैं जिससे कि मैं कोई भी ऑफेंस कमिट किया हूँ, उस ऑफेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ ये ऑफेंस मेरे द्वारा कमिट किया गया, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कन्फेशन कहा जाता है। कन्फेशन किसके किसके सामने किया जा सकता है, पुलिस के सामने किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने किया जा सकता है, जुडिशियल कन्फेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो सकता है, तमाम प्रकार का कन्फेशन हो सकता है। राह चलते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को हम कन्फेशन कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सा जो कन्फेशन होता है वो एडमिसेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कौन कौन सा कन्फेशन जो होता है वो नहीं एडमिसेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो यही बात बता रहा है, कह रहा है संस्वीकृति अपराध की स्वीकृति होती है। मीन्स की जो स्वीकृति होती है, जो कन्फेशन होती है, ये अपराध की स्वीकृति होती है या जुर्म का इकबाल होता है। इकबाल ये उर्दू शब्द है। मीन्स कि जुर्म को कबूला जाता है, हाँ कि ये मेरे द्वारा किया गया है। आप जितना बेहतर से बेहतर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उसमें मात्रा का आप त्रुटि न करें। इस शब्द को अधिनियम में भी कहा गया, कहीं परिभाषित नहीं किया गया। मीन्स की जो कन्फेशन वर्ड है इसको सेक्शन नंबर आप 3 पढ़ते हैं आप इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पे 10 बातों को यहाँ पे क्या किया गया, इंटरप्रेट किया गया, लेकिन कन्फेशन शब्द को वहां पे इंटरप्रेट नहीं किया गया। वही बात बता रहा है कि मीन्स की जो कन्फेशन शब्द है इसको कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया। संस्वीकृति से संबंधित सभी उपबंधों को स्वीकृति में ही दिया गया है, स्वीकृति में ही दिया गया। स्वीकृति की परिभाषा स्वीकृति पर भी लागू होती है। मीन्स की जो स्वीकृति की परिभाषा होती है वो संस्वीकृति पर भी लागू होती है। यदि वह सिविल कार्यवाही में की जाती है तो वह स्वीकृति कहलाती है। अगर वो सिविल लॉ में की जाती है तो उसको स्वीकृति कहा जाता है। यदि वो अपराधी द्वारा अपराध के संबंध में की जाती है तो उसे संस्वीकृति कहा जाता है। उसको एडमिशन और कन्फेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक साथियों केस लॉ आया है। जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो उसके सपोर्ट में आपको केस लॉ भी लिखना है, अगर आपके वहाँ पे केस लॉ आपको याद आता है तो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे केस लॉ लिखा है, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि 1966 का ये मामला था। इसके में क्या कहा गया है, इस वाद में कहा गया है कि कथन एक जाति है और स्वीकृति उसकी उपजाति है, स्वीकृति अनुजाति है। जैसे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 299 और सेक्शन नंबर 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जहाँ पे कहा जाता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में हम लोग देखते हैं और मर्डर के बारे में देखते हैं, उसको जीनस और स्पीसीज कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी कहा जाता है, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड में हम लोग देखते हैं ना कि ये इसका जीनिस है और ये इसका स्पीसीज है, सेम उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है ये उसकी उपजाति है और ये क्या होता है, उसकी अनुजाति के बारे में बताया जा रहा है। ये केस है साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये बताया गया। अब दोस्तों इस केस का नाम आप लोगों के द्वारा 100% सुना गया होगा, क्योंकि ये केस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का मामला है, जो कि 1939 का मामला है। देखिए साथियों इस प्रकार के केस लॉ को आपको लिखना ही लिखना होता है, क्योंकि ये लीडिंग केस होता है, ये केस सबके द्वारा पढ़ा गया होता है और कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनर भी इस टाइप के केस को इस टाइप के आंसर में वो ढूंढते हैं कि बच्चे के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। देखिए इसमें क्या करा, 1939 में प्रिवी काउंसिल ने संस्वीकृति शब्द के बारे में कहा है कि कोई भी कथन जिसमें प्रमाणकारी बल हो, मीन्स कि उसको प्रूफ करने का उसमें बल हो, तब स्वयं को निर्दोषकारी बताने वाली बातें हैं, संस्वीकृति नहीं हो सकती हैं। अगर स्वयं को वो निर्दोष बता रहा है, इस प्रकार का अगर कोई वहाँ पे प्रमाणकारी बल वाला कोई भी बात कहा जा रहा है तो ये संस्वीकृति नहीं हो सकती है, इसको कन्फेशन नहीं मानेंगे। यदि निर्दोषकारी कथन ऐसे कथन का है जो सत्य होने पर संस्वीकृति अपराध को प्रभावित कर देता है, मीन्स कि प्रभावहीन कर देगा, और जो उसके बाद क्या होगा, फिर संस्वीकृति में या तो अपराध का दिया जाना स्वीकार किया गया हो या कम से कम
उन तथ्यों को स्वीकार किया गया हो जो अपराध से गठित करता हो। कन्फेशन उस बात का होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया गया हो। इस चीज़ का स्वीकृति नहीं ले लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने किसी टाइप का अपराध किया ही नहीं है और ज़बरदस्ती हम लोगों ने क्या किया है, टॉर्चर करके 3rd डिग्री करके हम लोगों ने उससे क्या किया है, कन्फेशन करा लिया गया। अब स्वीकृतियों के तत्वों के बारे में आप देखिए कि कौन कौन से कन्फेशन के एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को देखिए। फर्स्ट जैसे एलिमेंट्स की हम बात करते हैं वो अभियुक्त के द्वारा की गई हो, मीन्स कि जो कन्फेशन होगा वो अभियुक्त के द्वारा की गई हो। सेकंड की बात करते हैं उसने अपने अपराध को स्वीकार किया हो। थर्ड की बात कर रहे हैं वो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया होगा। और जो फोर्थ कह रहा है वह स्वैच्छिक रूप से की गई हो। मीन्स कि इन चारों एलिमेंट्स का होना वहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी लोगों को पता है कि जब कन्फेशन होता है तो पुलिस के द्वारा कन्फेशन कराया जाता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल नहीं होता है। इसलिए साथियों एडमिसेबल नहीं होता है क्योंकि पुलिस के द्वारा वहाँ पे 3rd डिग्री दे करके कन्फेशन कराया जाता है। ये सभी लोगों को मालूम है, ये हमको भी मालूम है, ये बात आपको भी मालूम है और ये बात कोर्ट ऑफ लॉ को भी मालूम है कि वहाँ का जो कन्फेशन होगा, जो पुलिस कस्टडी में कन्फेशन होगा, जो पुलिस के सामने कन्फेशन कराया जाएगा वो कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स को आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को देखने के बाद अब नेक्स्ट केस जो आता है वो हमारा केस ला आता है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का, जो कि 1952 का केस है। साथियों ये केस लॉ भी आपके द्वारा जरूर पढ़ा हो गया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संस्वीकृति या तो अपराध के बारे में की जानी चाहिए या सार रूप में अपराध का गठन करने वाले तथ्यों से संबंध में किया गया होना चाहिए। जो संस्वीकृति होता है, जो कन्फेशन होता है, वो या तो अपराध के बारे में किया गया होगा कि हाँ ये अपराध मैंने किया है, या उसी अपराध से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में कन्फेशन किया गया होगा कि हाँ मैं इसमें इसके कॉन्स्पायरेसी में या किसी चीज़ में मैं क्या था, सम्मिलित था। इसके बारे में अगर उससे रिलेवेंट हो तभी आप कन्फेशन कर सकते हैं। अपने आप को निर्दोष बताने वाला कथन संस्वीकृति नहीं माना जा सकता। मीन्स कि आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपने आप को निर्दोष मान रहा हूँ, इसके लिए आप किसी भी प्रकार की संस्वीकृति नहीं कर सकते हैं। अब संस्वीकृति 2 प्रकार की होती है। अब संस्वीकृति कौन कौन से प्रकार की होती है उसको आप देख लीजिए। पहला जुडिशियल कन्फेशन होता है और सेकंड जो होता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। जब हम कन्फेशन की बात करते हैं ये सारी बातें आपको अपने आंसर में लिखना होता है। जब लिखेंगे तभी आपका आंसर क्या होगा, उभर करके वहाँ प्रोफेसर्स के सामने आएगा जो हमारे कॉपीज़ को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे जुडिशियल कन्फेशन होता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें देख लीजिए। ये जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में भी अपने बात को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यायिक स्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने किया जा सकता है। और कौन मजिस्ट्रेट होंगे, वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। जबकि मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष की जाने वाली स्वीकृति न्यायिकेतर संस्वीकृति कहलाती है। मीन्स कि उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने दो आंसर आपका यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिया। और दोनों जो आंसर है आपके लेवल का है, आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें अप्रिशिएट करने का आप प्लीज़ कोशिश करिएगा जिससे कि मैं और भी आपके लिए सेशन लेकर के आऊँ। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या एक पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई स्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है। क्या मीन्स कि वो अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार से साबित की जा सकती है, उसी के बारे में ये बात कह रहा है। देखिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कह रहा है, कैन अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड अगेंस्ट एंड एक्यूज्ड पर्सन। क्या किसी एक्यूज्ड पर्सन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। अब इसी क्वेश्चन को साथियों हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं किस तरह से पूछा गया है। कह रहा है धारा 27 की प्रकृति धारा 25 एवं 26 के परंतु के रूप में है, व्याख्या कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में कह रहा है सेक्शन 27 इज इन द नेचर ऑफ प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन नंबर 25 टू सेक्शन नंबर 26। अब देखिए साथियों इसके आंसर को हम कैसे फ्रेम करते हैं। अब आंसर में क्या कह रहा है धारा 25 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जा सकेगी। मीन्स कि अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने किसी भी प्रकार का अगर आप कन्फेशन करते हैं तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग उसको साबित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
देखिए आगे कह रहा है कि इस प्रकार अभियुक्त को पुलिस की यातना से बचाने का यह प्रयत्न किया गया है। मीन्स कि पुलिस की कस्टडी में अगर आप किसी भी प्रकार का कन्फेशन देते हैं तो पुलिस आपसे क्या करता है, आपको ऊपर 3rd डिग्री लगाता है और 3rd डिग्री लगाने के बाद आपसे क्या कर सकता है, कन्फेशन करवा सकता है। कन्फेशन में आपसे जो आपने नहीं किया है, जब आप 3rd डिग्री पाएंगे, 3rd डिग्री का मतलब टॉर्चर अगर आपको करेगा तो आप जो नहीं किए हैं वो भी आप कन्फेस कर लेंगे। यदि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत होती है तो अभियोजन पक्ष को सफल बनाने के लिए प्रायः सभी मामलों में पुलिस निम्नलिखित कोटि के साधन, मीन्स कि निम्नलिखित कोटि के साधन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3rd डिग्री की बात करते हैं, 3rd डिग्री का प्रयोग करके अभियुक्त को संस्वीकृति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पुलिस को अगर कन्फेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पुलिस के द्वारा पुलिस को दिया गया कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होता है। इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होता है क्योंकि पता है पुलिस ऑफिसर को भी और जज साहब को भी कि जो भी वहाँ पे कन्फेशन लिया जाएगा वो 3rd डिग्री के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। और ये कहीं लिखा नहीं है कि आप किसी को ऊपर 3rd डिग्री लगाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 वायलेशन होता है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसका आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन हो जाता है। जब वो आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन हो जाता है, एक तो आपके सामने गया है, उसका दूसरा फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है और आप उसके ऊपर 3rd डिग्री इंपोज कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्या किया जाता है, 3rd डिग्री का अप्लाई किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे केस आ रहा है रमेश चंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1970 का मामला है कि वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त होने के पूर्व पुलिस के प्रति की गई स्वीकृति भी सुसंगत नहीं होती है और अभियुक्त होने के बाद पुलिस से की गई संस्वीकृति अवैध मानी जाती है। अगर इस कंडीशन में किसी के द्वारा कोई भी कन्फेशन किया जाता है तो इसको क्या माना जाता है, इसको अवैध संस्वीकृति माना जाता है। पुलिस अभिरक्षा में दी गई संस्वीकृति, अब देखिए माहौल क्या आ रहा है। जब पुलिस अभिरक्षा में आप कोई भी संस्वीकृति देते हैं, जब हम सेक्शन नंबर 24 से लेकर के सेक्शन नंबर 28 के बारे में हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से संस्वीकृति दी जाती है, तो उसी से रिलेटेड है। कह रहा है पुलिस अभिरक्षा में दी गई संस्वीकृति की ग्राह्यता के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 24 में बता रहा है टीआईपी के बारे में। अब ये कैसा टीआईपी होगा, थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस। अगर किसी भी प्रकार का पुलिस के द्वारा थ्रेट दिया जा रहा है, किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट दिया जा रहा है, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉमिस दिया जा रहा है और इन तीनों चीज़ों को देकर के क्या किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कन्फेशन वहाँ पे लिया जाता है, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होगा। सेक्शन नंबर 24 की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, अगर आप पुलिस को दे रहे हैं कन्फेशन। सेक्शन नंबर 26 में अगर आप पुलिस की कस्टडी में दे रहे हैं कन्फेशन। और सेक्शन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में बात करता है। और ये क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट मीन्स कि जिस हथियार से, जिस चाकू से, जिस भी रियल एविडेंस से उन्होंने ऑफेंस किया था, अगर उस चीज़ को वो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, अगर पुलिस को दिखा देते हैं तो इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत माना जाएगा। और लास्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है कन्फेशन से, सेक्शन नंबर 28, यहाँ पे क्या बात करता है, यहाँ पे टीआईपी की बात करता है। जो सेक्शन नंबर 24 में हम लोगों ने टीआईपी देखा, थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस को, वही सेक्शन नंबर 28 में भी टीआईपी की बात कर रहा है। और यहाँ पे टीआईपी की कैसी बात कर रहा है, यहाँ पे जो टीआईपी है इसको रिमूव करने की बात कर रहा है। अगर थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस सेक्शन नंबर 24 वाला अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो सेक्शन नंबर 28 के अंतर्गत उसका कन्फेशन क्या हो जाता है, मान्य हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस को मैंने सेक्शन नंबर 24 से लेकर के 28 तक मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब इसको देखिए, कह रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में दी गई संस्वीकृति ग्राह्य है, जहां पर धारा 25 एवं 26 यह कहता है कि पुलिस को दी गई संस्वीकृति या पुलिस अभिरक्षा में दी गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं है। वहीं धारा 27 में इसके अपवाद स्वरूप यह कहा गया है कि, मैंने अभी आपको बता दिया कि 27 में क्या होता है, रियल एविडेंसेस के बारे में बात किया जा रहा है। और रियल एविडेंसेस क्या होता है साथियों, जिस बुलेट से, जिस गन से उसने किसी का मर्डर किया है, मर्डर करने के बाद वो क्या किया है, उस गन को कहीं पे गड्ढा खोद करके छिपाया है या कहीं पे वो छुपाया है, अगर वो दिखा देता है पुलिस को कि हाँ मैंने इसी गन से इसका मर्डर किया है, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होता है। तो ये क्या हो गया, सेक्शन नंबर 25 का और 26 का ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया। यदि किसी अपराध को अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कोई ऐसी जानकारी दी है जिसमें पुलिस ने अपराध से सुसंगत किसी तथ्य का पता लगाया है, तो उसकी जानकारी का कथन चाहे वो स्वीकृति की कोटि में ही क्यों ना आता हो, अगर वो स्वीकृति की कोटि में ही क्यों ना आता हो, उतना भाग के बारे में कह रहा है, मीन्स कह रहा है कि उतना भाग उस अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा जो पता चलते हुए तथ्य से स्पष्ट संबंधित है। मीन्स कि वो अगर एविडेंसेस वहाँ पे मिल जाता है, वो जाने के बाद, पुलिस को जाने के बाद वहाँ पे वो गन मिल जा रहा है, वो चाकू मिल जा रहा है, वो चैन मिल जा रहा है, वो रस्सी मिल जा रही है, तो ये सेक्शन नंबर 27 के अकॉर्डिंग ये क्या माना जाएगा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसको माना जाएगा, इसको रेलिवेंट माना
माना जाएगा। और यहीं पे आप सेक्शन नंबर 24 को देख रहे हैं, 25 को देख रहे हैं और सेक्शन नंबर 26 को देख रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कन्फेशन किया जा रहा है, अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात कर रहा है, अगर इस प्रकार का कोई भी कन्फेशन किया जा रहा है तो साथियों ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं माना जा रहा है। और अपने आंसर को आपको इसी प्रकार से रचनात्मक करके लिखना है। जितना अच्छा से अच्छा, जितना पढ़ के आप अपने आंसर को लिखेंगे, जितने क्वेश्चन को आप समझ के अपने आंसर को लिखेंगे, उतना ही बेहतर आपका आंसर होगा। आपके आंसर में और कहीं कोई चार चांद लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेक्शन को पढ़िए, सेक्शन को एनालिसिस करिए और उसी सेक्शन को आप क्या करिए, अपने शब्दों में वहाँ पे लिख दीजिए। अब कह रहा है धारा 27 की अपेक्षाएं, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 27 क्या होता है। पहला रिक्वायरमेंट कर रहा है अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी से तथ्य का पता चलना चाहिए। मीन्स कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है, जो कन्फेशन कर रहा है, उसी व्यक्ति से पता चलना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, सूचना देने वाला व्यक्ति अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि कोई तीसरा आदमी यहाँ पे होना चाहिए, उसी के द्वारा होना चाहिए। थर्ड बात कर रहा है उसे पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए। मीन्स कि उस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में, मीन्स कि पुलिस की कस्टडी में भी होना चाहिए। चौथा बात कर रहा है पता चला हुआ तथ्य अपराध से संबंधित भी होना चाहिए। ऐसा है कि वो ऐसा चीज बता रहा है जो कि उससे संबंधित ही नहीं है। कह रहा है कि मैं ब्लेड से लोगों का गर्दन काट के मार रहा हूँ और ब्लेड का कहीं वहाँ पे निशान ही नहीं, वहाँ पे चाकू से काटा गया है, तो वो उससे क्या होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड आप लोगों ने ये केस को भी जरूर पढ़ा होगा। पुलकुरी कोटैया बनाम आर का मामला है जो कि 1947 के बाद में प्रीवी काउंसिल ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त के कथन के केवल उतने भागों को धारा 27 के तहत साबित किया जा सकता है जो स्पष्टता बरामद तथ्य से संबंधित हो। कथन के शेष भागों को साबित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से आपके आंसर को यहाँ पे मैंने फ्रेम किया है और आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और ये वही टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लाया और उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे आंसर भी आप लोगों के लिए फ्रेम किया। दोस्तों ये रहा आज का सेशन। इस सेशन में मैंने 3 जो फुल लेंथ वाले क्वेश्चन थे, उन तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने डिटेल में एनालिसिस करने का कोशिश किया। मैंने ये भी बताने का कोशिश किया कि आपको कौन कौन से सेक्शंस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है। सेक्शंस के बारे में मैंने बता दिया। ये भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट जो केस लॉ थे, केस लॉ को कहाँ कहाँ पे आपको कैसे कैसे आपको डालना है। अगर किसी भी प्रकार का इलस्ट्रेशन की बात आती है, उदाहरण की बात आती है, तो मैंने वो भी करके दिखाया कि किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों अब बस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। जो PCSJ की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, जिनका मेन एग्जामिनेशन लगा हुआ, उन तक आप प्लीज़ इसको शेयर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप अगर शेयर करेंगे तभी मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर कार्य कर सकता हूं। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।